अपनी इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। ये आप देख सकते हैं वायरल नोटिस है आपके सामने। मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही मैं सारे नोटिसों के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो बारी बारी आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कहना है कि आप लोग को जो मौका दिया गया है वो 4 नवंबर को 4 बजे तक आप लोग अपना जो भी मतलब अपना करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग वगैरह जो कुछ भी वो आप कर सकते हैं। और जो 2 तारीख को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा उनको 3 तारीख को उनके ही ज़िला में डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा उनको यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी आप उसको सोच सकते हैं, तो उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं नोटिस, ये रहा आपके सामने कि जो लोग इसमें मतलब कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, प्रवेश पत्र मतलब इसमें आपको क्या-क्या लेके जाना है ये है। तो इसमें आपको एक प्रवेश पत्र आपका लेके जाना है और उसके साथ-साथ आपको अपना मतलब नियुक्ति पत्र जो दिया गया है आपको, उसके साथ-साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जाना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें ले जानी है। बाकी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपको निर्णय लिया गया है कि काउंसलिंग 18 से हो रहा था, बट उसको जो था वो 31 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब 31 तारीख के 7 बजे तक आप काउंसलिंग को करा सकते हैं, मतलब आप उपस्थित हो सकते हैं 7 तारीख को, मतलब 31 तारीख को 7 बजे शाम तक अगर आप उपस्थित हो जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग तुरंत करा के आपको तुरंत वहीं पर नियुक्ति पत्र दे करके वहीं से ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अगर आप वहाँ तक नहीं आ पाते हैं आप इतने तारीख तक, तो फिर आपका वो निरस्त मान के खाली सीट को दूसरे मेरिट लिस्ट में वो तब्दील कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 तारीख से जो चलने वाला था अपना ये नियोजित शिक्षक वाला जो है, तो शिक्षक का जो ट्रेनिंग था, प्रोग्राम चलने वाला था डाइट में, ये भोजपुर के जो डाइट है वहाँ से आई हुई है। तो ये सारा जो चीज़ कुछ सब कुछ जो चल रहा था, तो ये 5 घंटे में स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा हुआ है अपने उससे, मतलब अपने अधीनस्थ से। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है वहाँ पे अब अनुपस्थित हो गए, यहाँ पर जैसे अनुपस्थित पाए गए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 18 तारीख से जो काउंसलिंग यानी जो उसके बाद ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अनुपस्थित हैं यानी एब्सेंट हो गए हैं। तो मतलब जा ही नहीं रहे हैं वो लोग, या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स होगा वो लोग डर के नहीं जा रहा है, या फिर वैसे भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या कारण, लेकिन नहीं जा रहे हैं। उनका कुछ इस तरीके से लिस्ट भी निकाला गया है, करीब 200-300 लोग तो ऐसे होंगे जो कभी गए ही नहीं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे 175, 189, इस तरह से पूरा बहुत सारा लंबा लिस्ट निकाला गया, जो कि मैंने आपको प्रमाण के रूप में सिर्फ एक पेज दिखाया आपको। ये सारे बच्चे ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे 270, 280, 271, ये इतना जो है ये मतलब इनका मेरिट लिस्ट में है। ये सब बच्चे वहाँ पे नहीं जा रहे हैं मतलब उसमें ज्वाइनिंग के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए। तो इनको अब इनके साथ एक लास्ट मौका दिया गया है, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, और नहीं आएंगे तो फिर इनका जो है रिजेक्ट मान करके और दूसरे सीट में यानी सेकंड लिस्ट में इसको जोड़ दिया जाएगा। बाकी ये रहा कि अगर आप नहीं आ पाते हैं, मतलब ये आपको आना था, और अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आपको 3 तारीख को दिया जाएगा, वो भी अपने जिला शिक्षा विभाग से ही। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, जो कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में बांटना है। उसके साथ ही ये जो आदेश है, ये कार्यालय का आदेश वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आज सुबह से ही। बीपीएससी का सेकंड लिस्ट 30/10 यानी आज के दिन सोमवार को ही सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। तो लगभग 10 बजने ही वाले हैं कुछ ही देरों में, तो देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मतलब यहाँ से ये बगहा कोई करके जगह, बगहा 2 करके यहाँ से उसको जो है निकाला गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है क्या है ये मैं इसकी प्रमाणित नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहा है तो मैं सोचा आपको बता दूं। आप 10 बजने वाले हैं, कुछ देर वेट कर लेते हैं, अगर आ जाएगा तो मैं आपको खबर कर ही दूंगा अगला वीडियो बना करके, और नहीं तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहीं मिलने वाली नहीं, सटीक, और आपको तुरंत आपको मिल जाया करेगी। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और उसके साथ ही आप आगे का वीडियो कंटिन्यू कीजिए। समझ रहा हूँ कई लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग बिना किसी जानकारी के लिए भी अंदाज से भी कई बातें बोल रहे हैं। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग जो परीक्षा फल निकाले हैं वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिजल्ट निकालें जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि चल रहा है। लोगों की यह शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएं, और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो उछड़ जाएंगे। हमारा काम ये था कि जो भी लोग अभ्यर्थी ने जो दावा किया, उस दावा के आधार पर हमने एक मेधा सूची बनाया। अब उस मेधा सूची के आधार पर उसका दावा कितना सही है कितना गलत है, इसकी ही जांच अब चल रही है। स्वाभाविक है कि जो सही पाए जाएंगे उनका योगदान स्वीकृत हो जाएगा, जो नहीं सही पाए जाएंगे उनका नहीं योगदान स्वीकृत होगा। तो अब इस पर अगर किसी को कोई विवाद है, कहना है, कुछ शिकायतें जैसे आ रही हैं कि गलत सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, जैसे बीएड का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी प्राथमिक में आ गया, तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 10,000 लोग ऐसे भी थे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों कर रखा है।
अब अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अगर दावा कर दिया कि वो हमारा जो है बीएड है, डिप्लोमा है हम, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामले जो होंगे वो छटेंगे। और सर, इस पे जो कई सारे सवाल है, पहले भी उसमें था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, फिर और भी जगह यही होता है कि जब एग्ज़ाम हो जाते हैं नियुक्ति से पहले एक बार वेरिफिकेशन होता है, और काउंसलिंग और ये सब चीज़ें अभी चल भी रही हैं। तो आखिर समस्या इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से छात्रों का जो, देखिए, आप लोगों को स्मरण होगा कि 9th-10th का और 11th-12th का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ कराया था, और यह भी स्मरण होगा कि उस समय शिक्षा विभाग के पदाधिकारी किसी और कारण से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्यूरेसी है वो उससे प्रभावित हुआ था। उस समय आपको स्मरण होगा कि कई ऐसे अभ्यर्थियों अपने बात बोले कि उनका पार्शियली वेरीफाइड माना गया, क्योंकि जबकि उनके पास सभी दस्तावेज थे। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया था, फिर भी हम लोगों ने कई मामले को, जैसे उस समय लगभग 16,000 अभ्यर्थी जो थे वो एब्सेंट थे। 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि डॉक्यूमेंट असत्यापित हुआ, मतलब कि वेरीफाइड नहीं हुआ, गलत पाया गया। ऐसे जो भी मामले थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, अपने पोर्टल से अपने आवेदन जो उन्होंने जमा किया था उसके साथ जो दस्तावेज जमा किया था उसको चेक किया। उसमें से हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे मामले हैं जो कि वाकई में गलत हैं, उनको छांट दिया। जैसे हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से छांटा भी है। पार्शियली वेरीफाइड में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि वाकई में जेन्युइन है या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है सब कुछ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद लेकर के ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए उनका हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी गलत पाए जाएंगे वो हट जाएंगे। हम लोगों ने तो ये भी कर रखा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं और अगर वो कदाचार की श्रेणी में आता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अगर दिव्यांगता के आधार पर उसने परीक्षा दिया है और कल को अगर वो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो दिव्यांग नहीं है, तो अगर वो अपने मेरिट पर भी अगर वो आ जाते हैं तब भी हम उसको कदाचार की श्रेणी में मानेंगे। क्यों? और इसका हमने अपने उल्लेख नोटिस में भी कर रखा है। ऐसा इसलिए कि दिव्यांगता के कारण से उसे परीक्षा में करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसने तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल करके तब इसने वो मेरिट हासिल किया है, तो स्वाभाविक है कि उसने गलत किया है वो, तो उसको कदाचार की श्रेणी माना जाएगा और वैसे केस में उसको न केवल इस परीक्षा से बाहर किया जाएगा बल्कि आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं मिलते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना STET का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का और वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूँकि वो बिहार के बाहर के हैं इसलिए उनका STET का वो सर्टिफिकेट गलत हो गया, तो ये तो अनुसंधान का विषय है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए हम लोगों ने पूछा उससे, अब कुछ शिकायत लेकर आए थे, तो हमने पूछा भी कि जिसकी बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, क्या 2019 में ये लिखा हुआ था कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि बिहार के निवासी होना आवश्यक था? उसने देख करके विज्ञापन देख के बताया कि नहीं, बिहार का निवासी होना पर्याप्त था। तो बिहार के स्थायी निवासी और बिहार का निवासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति 2019 के STET की परीक्षा दिया, संभव है कि वो उस समय बिहार का निवासी रहा हो और आज बिहार का निवासी नहीं है। अगर उसको बिहार के निवासी के आधार पर आज चूंकि वो नहीं है, ये मानते हुए कि उस समय भी नहीं था, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो ये उसके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसका सही तरीका यह है कि आज की तारीख पर उसको स्वीकृत करते हुए, मान्य करते हुए, फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, जांच किया जाए कि वाकई में वो उस समय बिहार का निवासी था क्या नहीं था। और जब वो जांच का जो आएगा रिजल्ट, उसके आधार पर उसका अगर पाया जाए कदाचारी निकला तो उसकी STET की परीक्षा वो बाधित हो जाएगी, उसका परीक्षाफल प्रभावित होगा, तो उस समय बाहर हो जाएगा वो। लेकिन आज की तारीख पर उसके पास में अगर जायज़ STET का प्रमाण पत्र है तो सिर्फ आशंका के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता। तो जो काउंसलिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये उम्मीद कुछ बच्चे रख सकते हैं कि जो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग हैं उनको चांस मिल सकता है? बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा और ये पूर्व की परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, क्योंकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है, इसमें चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो
एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे, और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से लोग सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। एक छोटी सी और बातें हैं, जो कंप्यूटर साइंस के जो परिणाम थे उसमें कुछ जो देरी हुई थी, इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे उनके मन में कई सवाल था। जब परिणाम आ गया तब वो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी बीपीएससी के गेट के बाहर भी कुछ लोग हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी बातों को लेकर या प्रदर्शन या तमाम बातें, तो वैसे बच्चों को थोड़ा जो भ्रांतियाँ हैं या फिर उनके मन में जो शंका है उसको थोड़ा अपनी ओर से दूर कर दें। एक तो कुछ लोग आए थे मेरे समक्ष और मैंने उनको क्लियर भी कर दिया, और आप अभी देखेंगे कि बाहर में अब कोई अभ्यर्थी नहीं है, उनकी शंकाओं का समाधान हमने कर दिया। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शंकाएं हैं सिर्फ इसी कारण से है कि अगर फर्जी का चयन नहीं होता तो उनका चयन हो सकता था, क्योंकि वो मेरिट में शायद नीचे है, थोड़ी से नीचे है, और उनका संभव था कि हो सकता था, और यही आशंका थी। तो वो चाहते हैं कि फर्जी अभ्यर्थी जो चयन हो गए हैं उनको बाहर कर दिया जाए, तो वही तो हम कर रहे हैं। आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी तो इसीलिए है ना कि जो फर्जी जो कर चुके हैं, जिन्होंने जो दावा किया, हम उस दावा के आधार पर हम लोगों ने किया और उसका मेरिट लिस्ट बनाया, और अब हम उसका सेकंड फेज में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जो फर्जी होंगे बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर होंगे तो जो वैकेंसी होगा हम भरेंगे उसको पूरक से। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं, और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ये ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन से वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है
इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखिएगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं, ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया, ये 300 भी